तो हेलो दोस्त, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज जोन में। तो हम आपके लिए फिर से लेके आ गए हैं बहुत सारी अपडेट, जिसे देखने के लिए बने हमारे वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मुनावर फारूकी के बारे में। तो दोस्त, मुनावर फारूकी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर जिसमें उन्होंने इलियास यादव को एक्सपोज कर दिया था। तो दोस्त, इलियास यादव ने आज से 2-3 दिन पहले अपने इंस्टा पर एक वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने लोगों से यह रिक्वेस्ट किया था कि आप एक स्कैनर पर एक बच्चे की मदद करें और कुछ पैसा डोनेट करें। तो इस पर मुनावर फारूकी काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और बोल रहे हैं कि यह सब पैसे कमाने का धंधा है। तो ये और भी बहुत सारी बातें बोली। तो अब मैं इनका छोटा सा क्लिप लगाया था, आप लोग क्लिप में जरूर देखें। वीडियोस बनाता नहीं हूँ लेकिन आज बना रहा हूँ। हम एम्स्टरडैम में थे, मेरे मैनेजर को कॉल आया कि एक रील और स्टोरी प्रमोट करनी है, पैसे बताइए। तो बोले कि आप पहले प्रोडक्ट बताओ फिर हम पैसे बताएंगे। तो उन्होंने बोला कि प्रोडक्ट ये है कि एक बच्चे को इलाज की जरूरत है, तो आपको स्टोरी और रील डालनी है और बोलना है कि इसको हेल्प कर दो ये बच्चे को पैसे से, लाइक क्राउड फंडिंग। तो वो लोग पैसा देने को तैयार है और हमारे चार्जेस बहुत हाई है और देवर रेडी टू पे। एंड हम पहले तो इस तरह का प्रमोशन हम करें ही ना, हम कभी जुआ हुआ ये सब चीजें आड़ी टेढ़ी बेचती नहीं, तंबाकू बम्बाकू। तो आई वॉज शॉक्ड कि यार ये कौन सा धंधा चला लिया। इलाज होगा, हो सकता है जेन्युइन हो ना हो, बट इलाज के बाद का पैसा कहाँ जाएगा? आप ये सब इतना क्राउड फंड जमा करने वाले हो, आपको पैसा बन भी जाएगा, इलाज भी हो जाएगा, उसके अलावा कुछ तो बिजनेस मोटिव होगा ना कि आप पैसा देने को तैयार हो पैसा कमाने के लिए। प्योर चैरिटी है तो आप इस तरह हेल्प ही मांग लेते हैं, बट ये एजेंसी इन्वॉल्व, एनजीओ इन्वॉल्व, सिक है भाई, सब लोग पागल हो चुके हैं। जस्ट पुटिंग इट हियर ताकि इस तरह की चीजें जो लोग कर रहे हैं उनको पता चले कि ये ना करे, ये सही नहीं है। आप इस तरह की इमोशनल कहानियां सुना कर आप हो सकता है उस बहुत गरीब इंसान से भी चैरिटी निकलवा लोगे। वो जो बेचारे के पास 10,000 रुपए कमा रहा होगा, उसको लगेगा क्या चल मैं रहम करके 5,000-7,000 रुपए दे देता हूँ। बट वे गरीब लोग ही तो है, हम लोग को जो फॉलो करते हैं वो सब भाई मेहनत करने वाले लोग है भाई, सब हार्ड वर्किंग है, जॉब करने वाले लोग है। हम ही उनको बोलेंगे कि यार ये चैरिटी यहाँ कर दो वहां कर दो, तो यार इमोशनल होकर कोई भी कर देगा। मत करो ना, मैं अपने पैसे डालूंगा ना, मुझे। तो इसी बात पर आज इलियास यादव ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें इन्होंने भी उस बात को रिएक्ट किया कि उन्होंने आखिर उस बच्चे की मदद क्यों किया था। तो मैं इनका भी छोटा सा क्लिप लगा देता हूँ, आप लोग क्लिप में जरूर देखें। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी, मैं आजकल भाई इन कंट्रोवर्सी से बहुत दूर रहता हूँ। मैं ना किसी पे कमेंट करता, ना मैं किसी को कुछ उल्टा सीधा बोलता, ना मैं किसी को रिप्लाई देने आया हूँ इस वीडियो में। बट ये नीड है इस वीडियो का, क्योंकि मैं हर जगह देख रहा हूँ कि इलियास यादव ने तो स्कैम कर दिया, इलियास यादव ने तो पैसा ले लिया, इलियास यादव ने वो कर लिया जो कर लिया। देखो भाई, सबसे पहली बात तो मैं किसी की हेल्प के पैसे नहीं लेता। पहली चीज़ कि कोई आया मेरे भाई हमारी ये हेल्प कर दो और हम आपको पैसे दे देंगे, तो अगर वो मेरे को पैसे दे रहे तो उनको हेल्प की क्या नीड है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये जे कम्युनिकेशन है, वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है और वो आया था उनके साथ कि भाई ऐसे ऐसे इनकी हेल्प कर दो। तो ये मैं किस मुंह से ये बोलूँ उसको कि मेरे को तो पैसा चाहिए भाई, तेरा ये प्रमोशन करने का मेरे को तो पैसा चाहिए। ऐसा मेरे हिसाब से मैं नहीं, कोई नहीं बोलेगा अपने दोस्त को तो, और किसी की हेल्प के लिए तो पैसे पूछे ये सब डिमांड ये तो छोड़ो, साइड करो ये पैसे वाली चीज़ की। इलियास यादव ने पैसे लेके प्रमोशन करी। दूसरी चीज़ जो कह रहे भाई इलियास यादव तो स्कैम में इन्वॉल्व है, ये है वो है, तो देखो भाई एनजीओ जो उसने बारकोड डाल रखा है एनजीओ का, जे का जो है, उस पर उसने बोला कि भाई जितने पैसे आएंगे, ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें तो पब्लिक ही हैं कि कितने पैसे आएंगे दिखाना ये, और किस एम्स का चेक काट के देगा कोई। आप अपने बैंक स्टेटमेंट में आप विड्रॉ करोगे तो विड्रॉ का सेक्शन आता है कि इससे इतने पैसे निकले, इससे इतने जमा हुए, तो उससे ना पता लगता है। एक्चुअली क्या टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है मार्केट में कि पता लग जाता है कि किस बैंक में कितना पैसा आया और कितना निकाला गया, वो सब दिख जाता है ऐसे आईने में ना। तो अगर कोई स्कैम, पहली बात तो है नहीं, क्योंकि जो ये बच्चे वाली वो है बीमारी है, इन्होंने मिलाप पे भी डाल रखी है, मिलाप वालों ने भी इनका फंड रेज डाल रखा है, जो भी चीज़ें। और इनकी रिपोर्ट्स जो मैंने कागज़ लेके आए थे सारे लोग, ऐसे नहीं कि मैं बैठ के सीधा मैंने बोला हाँ भाई ठीक है हेल्प कर दी, कागज़ वागज सब लेके आए हो, उसमें वो सारी चीज़ मैंने देखी। तो वही नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यह कपिल शर्मा शो से रिलेटेड है। दोस्तों, कपिल शर्मा का शो को एक क्रिएटर केपी सिंह करके इन्होंने एक्सपोज कर दिया है। बोल रहे हैं कि अब कपिल शर्मा शो भी एक स्क्रिप्टेड आता है और इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें बोली। तो मैं इनका एक छोटा सा क्लिप लगाया था, क्लिप में जरूर देखें। और यह जब बिग बॉस में गए थे तो इनके साथ एक स्कैम भी हो गया, तो इन्होंने पूरी सच्चाई बताई है। तो मैं इनका छोटा सा क्लिप लगा देता हूँ, आप लोग क्लिप में जरूर देखें। तरह की वो शाम जब मैंने श्रद्धा कपूर के साथ कपिल शर्मा शो में आशिकी 2 के क्योंकि तुम ही हो वाला सीन क्रिएट करने की कोशिश की थी और सीन क्रिएट हो गया था। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि कपिल शर्मा का शो भी दूसरे शोज की तरह स्क्रिप्टेड होता है। मैं 30 से 35 बार उस शो में गया हूं, तो कपिल शर्मा शो के उस दिन के स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग मुझे ये करने को कहा गया था, मुझे ऐसा खड़े होकर बोलने को कहा गया था। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि मैंने अपनी इच्छा से नहीं किया था और मुझसे ज़बरदस्ती करवाया गया, लेकिन ये उस दिन के स्क्रिप्ट में था और ऑडियंस में से किसी एक को खड़े होकर ऐसा बोलना था। तो उसके लिए जब मुझे चुना गया तो मैंने हामी भर दी,
क्योंकि श्रद्धा कपूर आज भी मुझे बेहद पसंद है। तो जब मैंने उस दिन के स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग उस एक्ट को करने की हामी भर दी, यस बोल दिया, तो बाकायदा सोनी टीवी वालों ने मुझे एक शर्ट पहनाया और आशिकी 2 जैसा दिखने वाला तो नहीं, लेकिन एक ब्लैक जैकेट कहीं से मंगवाया गया सोनी टीवी वालों से और मुझे वो पहनाया गया और बाकायदा मुझे डायलॉग्स दिए गए कि तुम्हें खड़े होकर ये बोलना है और जब कपिल तुम्हें ऐसा बोले तो जवाब में तुम्हें कपिल से ऐसा बोलना है। ये पूरी की पूरी एक टीम होती है कपिल शर्मा शो की, डायरेक्टर्स होते हैं, उन लोगों ने मुझे बाकायदा रेडी किया ऐसा बोलने को। और जब मैंने बोला, जो बातें मुझे बोलने को कही गई थी, जब मैंने वो बातें कही तो अचानक कपिल ने मेरे साथ ऐसा बिहेव करना शुरू कर दिया जैसे कि कपिल तो इसके लिए रेडी ही नहीं था, लेकिन बेशक उन्हें तो पता था कि आज के स्क्रिप्ट में क्या है। ये सब होने के बाद भी मुझे लगा कि सोनी टीवी वाले उस स्पेसिफिक पार्ट को डिलीट कर देंगे, रिमूव कर देंगे, लेकिन भैया उनकी तो पूरी की पूरी दुकान ही ऐसे ऑकवर्ड मूवमेंट से चलती है। मेरी उस टाइम की अजीब सी शक्ल, अजीब सा हुलिया या जो भी कह लें, उस अजीब से सीन की वजह से सोनी टीवी वालों ने टीवी और यूट्यूब से लाखों करोड़ों कमाए, क्योंकि ऐसे सीन्स की वजह से ही उनकी टीआरपी बढ़ती है। मुझे यकीन नहीं होता कि जब इन 8 सालों में मेरे लुक्स में इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, तब से लेकर अब तक काफ़ी बदल चुका हूँ, तो भी सड़क चलते कुछ लोग मुझे कैसे पहचान लेते हैं। मेरे दोस्त अक्सर मुझसे कहा करते थे कि कपिल के ऊपर उस दिन को लेकर कोई वीडियो बनाओ, तो मैं यही कहूँगा कि काफ़ी टैलेंटेड हैं कपिल और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। ये उनका शो है, उनकी मर्जी, काफ़ी प्रतिभाशाली और मेहनती हैं, काफ़ी स्ट्रगल किया उन्होंने बेशक। और कई सारे लोग कहते हैं कि घमंडी है, ज़्यादा एटीट्यूड है, तो यार कोई बात नहीं, इतना चलता है। एक छोटे शहर से मुंबई आकर, अमृतसर जैसे शहर से मुंबई आकर अपनी मेहनत के बल पर इतनी बड़ी शोहरत कोई हासिल कर ले, अपने स्ट्रगल के बल पर इतनी बड़ी शोहरत हासिल कर ले। तो वही नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यह सांसद राघव चड्ढा से रिलेटेड है। दोस्तों, राघव चड्ढा ने कॉपीराइट स्ट्राइक को लेकर संसद में एक प्रस्ताव रखा है और बोला है कि आप लोग इन छोटे छोटे बातों पर कॉपीराइट स्ट्राइक न दे, और इस रिलेटेड बहुत सारी बातें बोले। तो मैं इनका छोटा सा क्लिप लगा था, आप लोग क्लिप में जरूर देखें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। Content creators, they function as educators, reviewers, satirists, entertainers, musicians and influencers. ये सही मायने में सर भारत के ग्रास रूट कम्युनिकेटर बन गए हैं और इनका YouTube चैनल हो या Instagram पेज हो, ये इनके लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इनकी सोर्स ऑफ इनकम है, इनका एसेट है, इट इज द फ्रूट ऑफ देयर हार्ड वर्क। बट एक चीज से ये सब परेशान है और उस मुद्दे को आज मैं सदन में उठाना चाहूंगा, दैट इज द इशू ऑफ फेयर यूज एंड आर्बिट्ररी कॉपीराइट स्ट्राइक्स बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। सर होता क्या है कि अगर एक कंटेंट क्रिएटर कुछ सेकंड, चंद सेकंड, 2-3 सेकंड के लिए कॉपीराइटेड कंटेंट को रीपर्पस करके कमेंट्री, क्रिटिसिज्म, पैरोडी, एजुकेशनल या न्यूज रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए यूज करता है, चाहे वो क्रेडिट देता हो, उसको इंसिडेंटली यूज करता हो, कॉपीराइट स्ट्राइक मारकर उसके जो उसकी यूट्यूब चैनल है, प्रॉपर्टी है या इंस्टाग्राम पेज है, उसे वाइप आउट कर दिया जाता है और उसकी सालों की मेहनत चंद मिनटों में समाप्त हो जाती है। सर, लाइवलीहुड्स मस्ट बी डिसाइडेड बाय लॉ एंड नॉट बाय आर्बिट्ररी एल्गोरिथम्स। सर, दिस बाय नो मींस दैट वन इज अगेंस्ट कॉपीराइट होल्डर्स। उनके हार्डवर्क और ओरिजिनलिटी को रिस्पेक्ट करने की जरूरत है, लेकिन यह समझने की जरूरत है दैट फेयर यूज इज नॉट पायरेसी। फेयर यूज where sometimes the purpose of using this content is incidental or transformative must not tantamount to wiping out somebody's hard work. Sir, because innovation cannot grow in fear and creativity cannot survive under threat. India का copyright act सर 1957 में बना, एक ऐसे दौर में बना जब ना इंटरनेट था, ना कंप्यूटर थे, ना डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स थे, ना यूट्यूब, इंस्टाग्राम था। एंड दिस एक्ट लैक्स द वेरी डेफिनेशन ऑफ डिजिटल क्रिएटर्स। ये फेयर डीलिंग की बात करता है, लेकिन फेयर डीलिंग की बात किताबों, मैगजीन और जर्नल के कॉन्टेक्स्ट में करता है, जो उस दौर की इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के सोर्सेज थे, ना कि आज के दौर की। इसीलिए मैं 3 मांगे आज सदन में लेकर आया हूं। मेरी पहली मांग है, अमेंड द कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957 एंड डिफाइन डिजिटल फेयर यूज। परिभाषित करिए कि ट्रांसफॉर्मेटिव यूज क्या है, जैसे कि कमेंट्री, सटायर, क्रिटिक, एक्सप्लेनेशन। डिफाइन करिए कि इंसिडेंटल यूज क्या होता है, कि अगर बैकग्राउंड में ऑडियो विजुअल चंद सेकंड्स के लिए चले तो वो इंसिडेंटल यूज है या पूरे कंटेंट को वो वाइप आउट करें। प्रोपोर्शनेट यूज, एजुकेशनल यूज, पब्लिक इंटरेस्ट यूज एंड नॉन कमर्शियल यूज की परिभाषा देने की आज आवश्यकता है। दूसरी मेरी मांग है सर, ब्रिंग इन द प्रोपोर्शनैलिटी डॉक्ट्रिन इन कॉपीराइट एनफोर्समेंट। कि बैकग्राउंड में मान लीजिए कुछ सेकंड के लिए कोई वीडियो और साउंड चला, उसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि कंटेंट क्रिएटर की सालों की मेहनत कुछ चंद सेकंड्स में समाप्त हो जाए। माय थर्ड डिमांड सर इज दैट मैंडेटरी ड्यू प्रोसेस बिफोर। तो वही नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों, यह सौरभ जोशी जैसे दिखने वाले सलमान अंसारी से रिलेटेड है। तो दरअसल क्या होता है कि अभी अपने शादी को लेकर एक्सपोज करके एक वीडियो बनाना चाहते थे, लेकिन उस लड़की ने इन्हें उल्टा में ही एक्सपोज कर दिया। तो मैं इनका छोटा सा क्लिप लगाया, तो आप लोग क्लिप में जरूर देखें कि आखिर उस लड़की ने इनके साथ क्या किया है। तो मैं पहले प्रोटेक्शन लगा लेता हूँ, मास्क। तो चलो गाइस, अभी मैं मिलवाता हूँ अपनी चमन चांदनी से। ये लो चमन चांदनी, प्रोटेक्शन लगा लो। हट भोपाड़ी के, तेरे चंद व्यू के लिए क्या मैं अपना दम घोट लो? यार बेबी, प्रोटेक्शन लगा लो ना। अरे ये व्यूज छापने के चक्कर में करना पड़ता है मुझे। हट भोपाड़ी के, तो मैं ही हूँ गाइस
तो चमन चलिए चांद- अब आगे बढ़ते और बात करने वाले हैं पुनीत सुपरस्टार और इलियास यादव के बारे में। तो दोस्तों एक इंटरव्यू में इलियास यादव ने बोल दिया था कि कुछ लोग हैं जो बिग बॉस से निकलने के बाद पूरी तरह से पागल हुए थे। इसमें उन्होंने पुनीत सुपरस्टार का भी नाम रख दिया था। इस पर पुनीत जो सुपरस्टार इन पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और इसे बहुत सारे रील भी इंस्टाग्राम पर शेयर की। तो मैंने छोटा सा क्लिप लगाया, तो आप लोग क्लिप जरूर देखें। अबे साले एलविश बदबूदार, इन दो जोकरों के साथ बैठकर, ये जिशान कादरी और ये बसीर अली, ये दो लोड़ुओं के साथ बैठकर तू पुनीत सुपरस्टार के नाम का फेम खा रहा है। साले 3-3 महीने तक तू नहीं नहाता, अपनी गंदी चड्डी और गंदा लोवर, एक ही लोवर पहनकर और एक ही हुड्डी पहनकर पूरे सेट पे घूमता रहता है। वहां पे कलर्स चैनल पर जाकर अपनी बदबू फैलाता है, वहां पे लोंडियाबाजी करता है और पूरे सेट पर जो तू सोता रहता है और पुनीत सुपरस्टार को ललकार रहा है कि ये नाली का पानी पीता है। अबे साले सांपों के जहर के सौदागर, एक बार साथ खड़े होकर देख लियो कि कितना खूबसूरत और हैंडसम हूं मैं। और सुन, तुझे फेम की जरूरत है ना तो भेज अपनी लोकेशन। अबे भेजना अपनी लोकेशन लोड़ू, देता हूं ना तेरे को फेम। भेज लोकेशन, फेम चाहिए ना तुझे। अबे इसकी एलविश की इतनी गंदी शक्ल है, ये मुझे कहता है कि मैं नालियों में गिरता हूं और नालियों में लेटता हूं। इसकी इतनी गंदी शक्ल है, अगर सवेरे एक बार इसकी शक्ल देख लो ना तो भाई साहब आदमी रात तक रोटी ना खाए। और इसके मुंह पे साइड में देखो कोड़ भी हो रहा है, ये देखो साइड में इसके क्या हो रहा है, ये देख लो। और इस पे ये एक ही कपड़े हैं, तुम इसको कभी भी कहीं पर भी देख लो, सिर्फ इसी गंदी टट्टी वाले पजामे में और इस टट्टी में पहनने वाली चप्पल और इसी हुड्डी में घूमता है ये। तुम इसको कहीं पे भी देख लो, ये किसी शो में गाड़ी से उतरते हुए। अबे एक ही कपड़े हैं क्या तेरे पास? अबे और कपड़े नहीं है क्या तेरे पास? अबे पुनीत सुपरस्टार के नाम से फेम खाएगा, टट्टी लगे हुए पजामे। ऐसा लग रहा है तेरे पजामे में टट्टी लगी हुई है।